हेलो एवरीवन, चंपारण स्टडी पॉइंट पे एक बार आपका फिर स्वागत है। हमने स्टार्ट किया है यूरोप कॉन्टिनेंट को। तो यूरोप कॉन्टिनेंट के हमने एक दो वीडियोज़ में जो इसका पॉलिटिकल मैप है, जितने भी देश हैं हमने उसको कवर करा दिया है। उसके बाद उस यूरोप के अगल बगल जो भी सागर हैं यूरोप के अंतर्गत, उसे भी हमने कंप्लीट करा दिया है, गल्फ़ को भी, पर्वतों को भी। आज हम कंप्लीट करेंगे यूरोप में नदियों को। देखिए, हमें यूरोप में पूरी नदियों को नहीं पढ़ना है, वैसे पढ़ेंगे तो हज़ारों नदियां हैं यहाँ, और एक नदियों का बहुत बड़ा जाल बिछा हुआ है यहाँ यूरोप में। लेकिन उन नदियों को हम पढ़ के करेंगे क्या? बस 20-25 नदियाँ यहाँ पूरे यूरोप में हम पढ़ेंगे जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और आप सोच रहे होंगे कि हम इन नदियों को, यूरोप के नदियों को हम क्यों पढ़ रहे हैं, हमें तो भारत की नदियों को पढ़ना है। ये बात सही है, लेकिन जब आप फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो आप देखते हैं वहाँ कई प्रकार की नदियों को और कितने ही कॉन्टिनेंट के नदियों का नाम लिया जाता है। उस समय हम ढूंढना शुरू कर देते हैं कि ये नदियाँ कहाँ हैं, और इसलिए मैं पहले मैप को ही कंप्लीट करा रही हूँ और उन नदियों या पर्वतों को, ताकि आपको पहले से पता रहे और आप जब फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ें तो आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले नदियों में हम कोई इसका ऐतिहासिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से इन नदियों को नहीं पढ़ रहे हैं, हम ज्योग्राफी के लिए इन नदियों को पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये नदियाँ कहाँ से निकलती हैं, इनका उद्गम और इनका मुहाना, ये कहाँ जाकर मिलती हैं, और जो मिलने और निकलने के बीच का जो ये क्षेत्र होता है जिनमें ये प्रवाहित होती हैं, उनमें ये कई प्रकार की आकृतियाँ भी बनाती हैं। कई नदियों तो मैदानी भाग में आते आते कई धाराओं में मुड़ जाती हैं, कई नदियाँ सीधा जाकर किसी सागर में मिल जाती हैं, तो कई धाराओं में मिलने के बाद कई वितरिकाओं में ये बढ़ जाती हैं। कुछ नदियाँ होती हैं जो अपने साथ बहुत बड़े नदियों को लेकर अपने साथ चलती हैं, उन्हें अपना सहायक नदियाँ बनाती हैं। जैसे आप भारत में देख सकते हैं कि गंगा नदी तंत्र है, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है, सिंधु नदी तंत्र है। तो इस तरह ये नदियाँ किस प्रकार के डेल्टा का निर्माण करती हैं और किस तरह का, जब ये अपनी सहायक नदियों को अपने साथ लेकर चलती हैं तो किस तरह का नदी तंत्र बनाती हैं, उनमें भी कई प्रकार होते हैं। ये हम टोपोग्राफी में पढ़ेंगे। तो जब हम टोपोग्राफी पढ़ते हैं और फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो कई प्रकार की नदियों का, पर्वतों, पहाड़ का वहाँ नाम आता है, तो फिर हमें वहाँ मैप में देखना ही होता है। इसलिए हम पहले ही इसको कवर कर रहे हैं, ताकि वहाँ जब आपको नाम मिले तो आप पहले से इन नदियों को जानते रहें और आपको लोकेट करने में बहुत ही आसानी हो। वैसे आप जब देखेंगे, एटलस खोलेंगे, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सी नदियाँ महत्वपूर्ण हैं और कौन सी क्या हैं, किसकी विशेषता क्या है। और वैसे मैप में, एटलस में लिखा भी नहीं होता है कि नदियों की विशेषता क्या है। फिर भी मैंने कुछ नदियों को लोकेट किया है जो मैंने ज्योग्राफी के आधार पे, यानी कि जब हम फिजिकल ज्योग्राफी या इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो वहाँ किन किन नदियों का नाम हमें मुख्य रूप से देखने को मिलता है। तो इंडियन ज्योग्राफी की जो ज्योग्राफी में जो नदियाँ हैं उसे तो हम भारत में कवर करेंगे, लेकिन और देखते हैं यहाँ यूरोप के नदियों को। तो आइए सबसे पहले देखते हैं, क्रम रखने वाले हैं हम यहाँ से। ये देखिए, ये है पुर्तगाल, ये पुर्तगाल है, ये स्पेन है, तो ये है पुर्तगाल और ये स्पेन, यहाँ आप देख सकते हैं। तो यहाँ पश्चिम में ये पुर्तगाल, स्पेन से लेकर इधर पूरब में ये रसिया है, तो यही क्रम रखेंगे हम। तो ये पुर्तगाल से हम शुरू करेंगे, ये स्पेन, फ्रांस, जर्मनी होते हुए हम यहाँ रसिया तक जाएंगे। फिर हम रसिया से वापस फिर इधर पश्चिम की तरफ आएंगे, ये बाल्कन प्रायद्वीप होते हुए पश्चिम की तरफ आएंगे। तो यही क्रम रहेगा हमारा, हमें ऐसे ही याद भी करना है नदियों को। यहाँ पश्चिम से पूर्व, फिर पूरब से पश्चिम, दो बार हम, एक बार पश्चिम से पूर्व जाएंगे, फिर टर्न करके पूरब से पश्चिम आएंगे। इसी सीक्वेंस में हम इन सारी नदियों को याद करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं यूरोप का, ये जो यूरोप का देश है ये यहीं से नहीं है, यहाँ उत्तर से है। आप देख सकते हैं ये नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड है। तो यहाँ तो बहुत सारी नदियाँ आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन मैंने पहले ही बता दिया है कि उन नदियों को पढ़ेंगे जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो, जो फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ते समय उनका नाम आता है और वो किसी न किसी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। नदियाँ तो बहुत सारी हैं, ये देखिए, ये छोटी छोटी नदियाँ, ये स्कैंडिनेवियाई पर्वत जो है, ये नॉर्वे और स्वीडन के बॉर्डर पर, जो नॉर्वे स्वीडन की प्राकृतिक सीमा बनाती है, इन पर्वतों से आप देख रहे हैं कई छोटी छोटी नदियाँ निकल रही हैं। कुछ नदियाँ ये नॉर्वे की तरफ जा रही हैं, कुछ स्वीडन की तरफ आके बोस्निया की खाड़ी यानी बाल्टिक सागर में मिल रही हैं। तो बहुत सारी नदियाँ हैं यहाँ, आप देख सकते हैं। ये स्वीडन को आप देखें एक तरह से तो ये इनका क्षेत्र
ये देख रहे हैं आप, छोटी छोटी नदियाँ ये कई पार्ट में बटे हुए हैं, देख सकते हैं आप। छोटा छोटा नॉर्वे का स्वीडन का ये छोटा छोटा एक प्रदेश बन जा रहा है जो दो दो नदियाँ बना दे रही हैं। इन नदियों को हम नहीं पढ़ेंगे यहाँ, हम यहाँ से देखेंगे यूनाइटेड किंगडम से या यूके में देखते हैं। जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं तो एक नदी का नाम आता है थेम्स नदी, उसके बारे में अंग्रेज़ों ने कुछ कहा भी है। जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे, तो इसलिए उसके दृष्टिकोण से यहाँ हम एक देखेंगे थेम्स नदी। देखिए यहाँ ये लंदन जो है थेम्स नदी के किनारे, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण शहर है यूनाइटेड किंगडम का ये लंदन। तो ये जो लंदन देख रहे हैं आप, ये लंदन शहर ये थेम्स नदी के किनारे है। तो इस दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण है नदी, थेम्स नदी, यूके की नदी थेम्स नदी। तो पहला हमने देखा थेम्स नदी। अब हम चलेंगे यहाँ से क्रम जो अभी हमने इसके पहले बताया था कि हम पश्चिम से पूरब की तरफ जाएंगे, फिर एक बार टर्न करेंगे और पश्चिम से पूरब की तरफ आएंगे। तो आइए शुरू करते हैं ये पुर्तगाल से। तो देखिए ये है पुर्तगाल, ये कॉर्नर पे ये देखिए ये पुर्तगाल है। और ये जो स्पेन और पुर्तगाल का ये देख रहे हैं ये एक प्रायद्वीप की तरह है, इसे कहते हैं हम आइबेरियन पेनिनसुला यानी आइबेरियन प्रायद्वीप। तो ये पुर्तगाल है और ये स्पेन है, इन दोनों को संयुक्त रूप से हम आइबेरियन का पेनिनसुला कहते हैं। और आप यहाँ देखेंगे ये स्पेन और फ्रांस की सीमा पर ये यहाँ एक देश है जिसे हम अंडोरा कहते हैं। यहाँ एक अंडोरा देश स्थित है, आप देख सकते हैं अंडोरा, ये है अंडोरा। देखिए पर्वत इसके पहले हमने कंप्लीट करा दिया। ये फ्रांस और ये स्पेन की सीमा पर एक पर्वत है। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए ये कौन सा पर्वत है जो फ्रांस और स्पेन के सीमा पर है। तो आइए स्पेन में सबसे पहले देखते हैं हम सबसे स्पेन के ये दक्षिण में ये है गौदलाक्विर नदी। गौदलाक्विर नदी ये जो स्पेन के सबसे दक्षिण में है। यहाँ एक दो पर्वत समानांतर रूप से हैं स्पेन में, जो हमने इसके पहले वीडियो में कवर कर दिया है। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। तो ये है गौदलाक्विर नदी, आप अपने एटलस में भी देखिए, ये ज़रूर मिलेंगी गौदलाक्विर नदी, ये स्पेन की। तो स्पेन में हमने पहली नदी देखा गौदलाक्विर नदी जो अटलांटिक महासागर में अपना जल गिरा रही हैं। दूसरा हम देखेंगे यहाँ ये है टोगो नदी। देखिए ये है टोगो नदी। देखिए टोगो नदी के किनारे दो राजधानियाँ स्थित हैं। पहला ये जो स्पेन का मैड्रिड है ये, और दूसरा जब ये पुर्तगाल होते हुए अटलांटिक महासागर में गिरती है तो यहाँ पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन। तो पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन और ये स्पेन की राजधानी मैड्रिड, ये दोनों ही टोगो नदी के किनारे स्थित हैं। तो इस तरह आप ये फैक्ट्स याद रख सकते हैं। ये जो अटलांटिक महासागर में मिल रही है टोगो नदी, इसके किनारे दो राजधानियाँ स्थित हैं। तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि कौन सी ऐसी नदी है यूरोप की जिसके किनारे दो राजधानियाँ स्थित हैं। तो पहला स्पेन का मैड्रिड और दूसरा पुर्तगाल का लिस्बन, ये दोनों टोगो नदी के किनारे हैं। और तीसरा हम देखेंगे स्पेन में ही, ये है ड्यूरो नदी, ये देख सकते हैं ये है ड्यूरो नदी, ये भी पुर्तगाल होके जा रही है। तो पहला नदी हमने जो देखा था गौदलाक्विर नदी, ये पुर्तगाल होके नहीं जा रही है, सिर्फ स्पेन से सीधे जाके अटलांटिक महासागर में मिल रही है। लेकिन ये टोगो नदी जो है ये स्पेन से पुर्तगाल जा रही है और इसके किनारे दो राजधानियाँ स्थित हैं। और फिर हम देखेंगे ये ड्यूरो नदी। देखिए ये है ड्यूरो नदी, ये भी पुर्तगाल से स्पेन से पुर्तगाल होते हुए अटलांटिक महासागर में मिल रही है। तो अटलांटिक महासागर में मिलने वाली तीन नदियों को हमने देखा, ये तीन नदियों को। ये जो आप ड्यूरो नदी देख रहे हैं ये शराब उत्पादन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। ये जो ड्यूरो नदी की घाटी है वहाँ शराब उत्पादन बहुत मात्रा में किए जाते हैं। तो ये ड्यूरो नदी की जो घाटी है शराब उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और फिर आइए देखते हैं एब्रो नदी। देखिए ये भी यहाँ हमने देखा था एक पर्वतमाला स्पेन में, कैंटेब्रियन पर्वतमाला। आप देखिए अपने एटलस में, इसके पहले वाली वीडियो में आप देख सकते हैं पर्वतों के वीडियोज़ को, जिसमें मैंने यूरोप के पूरे पर्वत को कवर कराया है। तो ये है कैंटेब्रियन पर्वतमाला, यहाँ से एक नदी जा रही है एब्रो नदी। और देखिए ये सभी नदियाँ जो थी वो पश्चिम की तरफ अपना जल गिरा रही थी अटलांटिक महासागर में। लेकिन ये जो नदी है, ये एब्रो नदी जो है ये मेडिटेरेनियन सागर में अपना जल गिरा रही हैं, ये भूमध्य सागर में अपना जल गिरा रही हैं एब्रो नदी। तो चार नदियों को हमने स्पेन में देखा।
अब चलते हैं हम फ्रांस की तरफ। तो पुर्तगाल के बाद 4 नदियाँ यहाँ हमने देख लिया। यहाँ 4 नदियों को देखा। पहला गौदलाक्विर नदी, दूसरा टोगो नदी, तीसरा हमने देखा था यहाँ ड्यूरो नदी जो जिसकी घाटी शराब उत्पादन के लिए फेमस है, और चौथा हमने देखा यहाँ एब्रो नदी जो भूमध्य सागर में अपना जल गिरा रही है। तो इस तरह 4 नदियों को स्पेन में देखा, और एक नदी यहाँ यूनाइटेड किंगडम में। 5 नदियाँ हो गया। अब फिर फ्रांस में हम देखते हैं, ये है फ्रांस। तो फ्रांस में हम देखेंगे 3 नदियों को, जिसमें 2 नदियाँ अपना जल बिस्के की खाड़ी में गिरा रही हैं। ये है बिस्के की खाड़ी, यहाँ आप देख सकते हैं, ये है बिस्के की खाड़ी। तो सबसे पहले हम देखेंगे गैरोन नदी को। ये है गैरोन नदी जो अपना जल बिस्के की खाड़ी में गिरा रही है, फ्रांस की गैरोन नदी। तो इस तरह ये 6ठी नदी फ्रांस की गैरोन नदी। फिर हम देखेंगे लॉयर नदी। देखिए ये लॉयर नदी भी, ये है लॉयर नदी, ये भी अपना जल बिस्के की खाड़ी में गिरा रही है। और फिर हम देखेंगे सीन नदी। देखिए ये है सीन नदी जिसके किनारे फ्रांस की राजधानी पेरिस स्थित है। ये है सीन नदी। देखिए सीन नदी अपना जल जो है वो इंग्लिश चैनल, देखिए ये यूके और ये फ्रांस के बीच जो है इंग्लिश चैनल, इसमें अपना जल गिरा रही है ये सीन नदी। तो 7वां हमने देखा लॉयर नदी, 8वां हमने देखा सीन नदी। तो इस तरह हमने स्पेन और फ्रांस की नदियों को देख लिया, जिसमें 8 नदियों को हमने देखा। 4 पुर्तगाल में, 4 स्पेन में, 3 फ्रांस में, 1 यूनाइटेड किंगडम में। इस तरह हमने 8 नदियों को देखा। अब आइए बढ़ते हैं जर्मनी की तरफ। तो जर्मनी की ये नदियाँ आप देख सकते हैं, ये है जर्मनी, ये है जर्मनी। तो जर्मनी में हम सबसे पहले देखते हैं, यह है वेजर नदी। देखिए ये अपना जल उत्तरी सागर में गिरा रही है। तो 9वां हमने देखा, ये 9वां हमने देखा वेजर नदी। और वेजर नदी के बिल्कुल समानांतर है एल्बे नदी। देखिए ये है एल्बे नदी, देखिए ये है एल्बे नदी। एल्बे नदी भी अपना जल उत्तरी सागर में गिरा रही है। तो 10वां हमने देखा एल्बे नदी। तो जर्मनी में हमने 2 नदियों को देखा, पहला वेजर नदी, दूसरा एल्बे नदी, जो दोनों नदियाँ एक दूसरे के बिल्कुल समानांतर हैं। तो हमने देखा जर्मनी का। और फिर आइए देखते हैं जर्मनी में ही एक नदी, ये देखिए ये है जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। यहाँ है जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, और यहाँ से एक नदी निकलती है डेन्यूब नदी। बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। इस नदी के बारे में आप फैक्ट्स नोट कीजिएगा, इसके बहुत सारे फैक्ट्स हैं। देखिए ये मध्य यूरोप में, ये पूरा एरिया जो है मध्य यूरोप है। तो ये है डेन्यूब नदी, आप अपने एटलस में देख सकते हैं। ये डेन्यूब नदी जो है ये ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जर्मनी से निकलकर, देखिए ये कितने देशों से होकर गुजर रही है। ये विश्व की एक ऐसी नदी है जो पूरे 8 कंट्री से होकर गुजरती है। वो 8 कंट्री इसी यूरोप में ही हैं। देखिए विश्व की एकमात्र नदी जो 8 देशों से होकर गुजर रही है। तो ये डेन्यूब नदी कहाँ से शुरू होती है? तो ये जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है, और ये फ्रांस से होते हुए, ये है ऑस्ट्रिया। तो जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से ये है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया के बाद ये है स्लोवाकिया। देखिए ये है स्लोवाकिया से होते हुए ये हंगरी। देखिए ये है हंगरी। हंगरी से होते हुए, देखिए हंगरी से होते हुए ये है देखिए ये है सर्बिया। हंगरी से होते हुए ये है सर्बिया, और सर्बिया से होते हुए ये है रोमानिया। ये देख रहे हैं आप, ये रोमानिया और बुल्गारिया होते हुए, बुल्गारिया के सीमा से थोड़ा सा बुल्गारिया में प्रवेश करती है। बाकी पूरा ये प्राकृतिक सीमा बनाती है रोमानिया और बुल्गारिया की। रोमानिया और बुल्गारिया की सीमा होते हुए देखिए यहाँ ये ब्लू कलर का पार्ट देख रहे हैं, ये है यूक्रेन का पार्ट। तो ये थोड़ा सा ये रोमानिया से होकर
ये यूक्रेन में सीमा से होते हुए यूक्रेन में थोड़ा सा प्रवेश करती है और फिर अपना जल यहाँ गिराती है ब्लैक सागर में और यहाँ एक डेल्टा का निर्माण करती है, जिसे डेन्यूब नदी की डेल्टा कहते हैं। यहाँ एक डेल्टा का निर्माण करती है। तो इस तरह आप देख रहे हैं, ये है डेन्यूब नदी। तो डेन्यूब नदी विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जो 8 देशों से होकर गुजरती है, लेकिन ये यूरोप की सबसे लंबी नदी नहीं है। यूरोप की सबसे लंबी नदी हम आगे देखेंगे, लेकिन यूरोप की एक ऐसी नदी है, यूरोप ही नहीं पूरे विश्व की एक ऐसी नदी है जो 8 देशों से होकर गुजर रही है। यहाँ आप काउंट कर सकते हैं इन देशों को। पहला जर्मनी, दूसरा ऑस्ट्रिया, तीसरा हंगरी, चौथा सर्बिया, पांचवा रोमानिया, छठा ये है बुल्गारिया और ये सातवां यूक्रेन। देखिए यहाँ एक स्लोवाकिया छूट गया है, ये 8वां स्लोवाकिया। फिर से देखते हैं, पहला जर्मनी, दूसरा ऑस्ट्रिया, तीसरा स्लोवाकिया, चौथा हंगरी, पांचवा सर्बिया, छठा बुल्गारिया, सातवां रोमानिया और 8वां यहाँ यूक्रेन, क्योंकि ये यूक्रेन की सीमा होते हुए थोड़ा सा यूक्रेन में प्रवेश करके यहाँ एक डेल्टा का निर्माण करती है, जिसे डेन्यूब नदी की डेल्टा कहते हैं। तो इस नदी को देखा हमने, ये 8 देशों से होकर गुजरती है डेन्यूब नदी को। तो इस तरह जर्मनी में हमने जो भी नदियाँ थी, दो नदियों को देखा जो नॉर्थ सी में अपना जल गिरा रही हैं, वेजर नदी और एल्बे नदी, और एक हमने देखा ब्लैक फॉरेस्ट नदी, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलकर ये डेन्यूब नदी जो 8 देशों से होकर जाकर ब्लैक सी में मिलती है, वहाँ एक डेल्टा का निर्माण करती है, डेन्यूब नदी की डेल्टा। तो जर्मनी से निकली हुई नदियों को हमने देख लिया। अब आगे यहाँ देखते हैं, यहाँ पोलैंड की तरफ आते हैं। तो पोलैंड में हम देखते हैं, तो पोलैंड में हम 2 नदियों को देखेंगे। पहला हम देखेंगे पोलैंड और जर्मनी की सीमा बनाते हुए, ये एक ओड्रा नदी है, यहाँ देख सकते हैं आप, ये है एक ओड्रा नदी। ये पोलैंड और जर्मनी की सीमा बनाते हुए ये ओड्रा नदी है जो जाके बाल्टिक सागर में गिर रही है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि पोलैंड और जर्मनी की सीमा पे कौन सी नदी प्रवाहित होती है। तो ये है ओड्रा नदी, ये पोलैंड और जर्मनी की प्राकृतिक सीमा बनाते हुए ये बाल्टिक सागर में अपना जल गिराती है। और फिर दूसरी नदी हम देखेंगे, ये विस्टुला नदी, ये है विस्टुला नदी। ये देखिए पोलैंड की जो राजधानी है वर्सा, ये विस्टुला नदी के किनारे है और ये भी अपना जल बाल्टिक सागर में गिरा रही हैं। तो दोनों नदियाँ ये उत्तर की तरफ प्रवाहित हो रही हैं और बाल्टिक सागर में अपना जल गिरा रही हैं। तो इस तरह पोलैंड में हमने 2 नदियों को देखा। फिर हम चलते हैं पूरब की ओर और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ एक नदी है, एक नहीं, ये जब रसिया में हम प्रवेश करते हैं, यहाँ रसिया में जो यूरोप का पार्ट है, तो यहाँ हम देखेंगे 4 नदियों को, 4 नहीं यहाँ 5 नदियों को हम देखेंगे। तो हमने क्रम रखा था ये पश्चिम से पूरब की ओर और फिर पूरब से हम टर्न लेके पश्चिम की तरफ आएंगे। तो जब हम ये पश्चिम से पूरब की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ हम देखेंगे 3 नदियों को जो बिल्कुल एक दूसरे के समानांतर हैं। ये देखिए ये 3 नदियाँ। तो पहला हम यहाँ नदी देखेंगे ओनेगा नदी। देखिए ये है ओनेगा नदी, ये है ओनेगा नदी। ये यूरोप का, ये है पूरा यूरोप का मैदान। तो ये यूरोप के मैदानी भाग से बहते हुए ये श्वेत सागर में मिल रही है। ये है श्वेत सागर। देखिए सागर को हमने पूरा कंप्लीट करा दिया है इसके पहले वाले मैप के वीडियो में, आप उसे ज़रूर मेरे प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा, वहाँ आपको मिल जाएगा। तो यहाँ हम 3 नदियों को देखेंगे जो बिल्कुल एक दूसरे के समानांतर हैं। तो आइए देखते हैं। ये है ओनेगा नदी, ये देख रहे हैं आप, व्हाइट सागर में अपना जल गिरा रही है। और फिर ओनेगा नदी के ठीक समानांतर है द्वीना नदी। देखिए ये है द्वीना नदी, ये भी अपना जल व्हाइट सागर में यानी सफ़ेद सागर में ही गिरा रही है। और फिर हम देखेंगे एक मेजेन नदी, ये है मेजेन नदी, ये यहाँ से ये है मेजेन नदी। देखिए ये है मेजेन नदी, ये है द्वीना नदी और ये है ओनेगा नदी। देखिए ये तीनों अपना जल श्वेत सागर में गिरा रही हैं और तीनों ही यूरोपीय मैदान में प्रवाहित होते हुए श्वेत सागर में अपना जल गिरा रही हैं। तो इन तीनों नदियों की एक ही विशेषता है, मतलब समान विशेषता है तीनों नदियों की। तीनों नदियाँ यूरोपीय मैदान से प्रवाहित होते हुए ये उत्तर की तरफ जाकर
सफ़ेद सागर में अपना जल गिराती हैं। तो इस तरह हमने यहाँ रसिया में 3 नदियों को देखा है। रसिया में 2 और नदियों को और हम देखेंगे। तो यहाँ देखेंगे हम एक सबसे लंबी नदी यूरोप की वोल्गा नदी, और बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है वोल्गा नदी। ये यूरोप की सबसे लंबी नदी है, पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट की। तो यूरोप कॉन्टिनेंट की सबसे लंबी नदी ये है वोल्गा नदी। इसे हम देखते हैं, ये है वोल्गा नदी। देखिए ये कहाँ अपना जल गिरा रही है। वोल्गा नदी जो ये कैस्पियन सागर में अपना जल गिराती है। तो आइए देखते हैं वोल्गा नदी को। तो देखिए ये है वोल्गा नदी। तो ये है वोल्गा नदी जो अपना जल यहाँ कैस्पियन सागर में गिरा रही है। हमने एशिया मैप में कंप्लीट किया था कि कैस्पियन सागर कोई सागर नहीं, ये दुनिया की सबसे बड़ी झील है। और ये कैस्पियन सागर का जो 80% इसमें पानी आता है, इस झील में जो जल का स्रोत है 80% वो वोल्गा नदी से ही आता है। वोल्गा नदी 80% अपना जल कैस्पियन सागर में गिराती है। और ये यूरोप कॉन्टिनेंट की सबसे लंबी नदी है वोल्गा नदी। तो हमने क्रम रखा था यहाँ पुर्तगाल से, यानी कि पश्चिम से पूरब की तरफ। तो हमने यहाँ तक देख लिया। यहाँ रसिया में हमने 3 समानांतर नदियों को देखा था जिनकी एक ही विशेषता थी समान रूप से। तो ये पश्चिम से पूरब का क्रम पूरा हो गया। अब हम टर्न ले रहे हैं ये पूरब से पश्चिम की तरफ। तो आइए देखते हैं इन क्षेत्रों में कितनी नदियों को हम कवर कर पाते हैं। तो पहला हमने देखा वोल्गा नदी को, पहला पूरब से पश्चिम की तरफ। दूसरा हम देखेंगे यहाँ है डॉन नदी। देखिए ये है डॉन नदी जो एजोब सागर में अपना जल गिरा रही है। पहला हमने देखा है यूराल नदी, वोल्गा नदी। दूसरा हमने देखा डॉन नदी। तीसरा हम देखेंगे यहाँ नीपर नदी। देखिए ये यूक्रेन में, ये ब्लैक सागर में, काला सागर में अपना जल गिरा रही है। देखिए ये तीनों नदियाँ एक दूसरे के समानांतर हैं। ये वोल्गा नदी, ये डॉन नदी और ये यूक्रेन नदी। आपको याद करने में भी आसानी होगी। देखिए ये पश्चिम से पूरब से पश्चिम की तरफ इनका क्रम है। तो पहला, दूसरा और तीसरा हमने देखा नीपर नदी। नीपर नदी की क्या विशेषता है? देखिए ये यूक्रेन का जो राजधानी है कीव, ये बिल्कुल नीपर नदी के किनारे ही अवस्थित है। और देखिए ये अपना जल ब्लैक सागर में गिरा रही है। पहला जो वोल्गा हमने देखा था वो कैस्पियन झील में अपना जल गिरा रही थी। दूसरा डॉन नदी हमने देखा था, ये एजोब सागर में, ये है एजोब सागर, यहाँ अपना जल गिरा रही थी। और ये यूक्रेन से जो नदी आ रही है नीपर नदी, ये अपना जल गिरा रही है ब्लैक सागर में। और इसके किनारे यूक्रेन का जो राजधानी है कीव स्थित है। और देखिए ये है क्रीमिया पेनिनसुला, क्रीमिया प्रायद्वीप यूक्रेन का ही भाग है। ये ब्लैक सागर में देखिए झुका हुआ है, ये है क्रीमिया प्रायद्वीप। ये भाग जो है ये क्रीमिया प्रायद्वीप है, क्योंकि इसके पश्चिम में देखें तो ब्लैक सागर है, इसके पूरब में देखें तो एजोब सागर है, और इसके नीचे दक्षिण में देखें तो भी ब्लैक सागर है। तो ये पेनिनसुला जो है यूक्रेन का भाग, इसे क्रीमिया पेनिनसुला कहते हैं, क्रीमिया प्रायद्वीप। तो इस तरह हमने यहाँ 3 नदियों को देखा, 1, 2 और 3। फिर बढ़ते हैं हम यहाँ इटली की तरफ। अब हम देखेंगे इटली में 2 नदियाँ हैं, मुख्य क्या, इटली में 2 ही नदियाँ हैं। देखिए यहाँ देखते हैं इटली की नदियों को, 3 हमने यहाँ देख लिया। फिर आते हैं इटली की तरफ। तो ये है इटली, 3 नदियों को हमने यहाँ देखा था। और देखिए ये है इटली की सबसे मुख्य नदी पो नदी। देखिए ये है पो नदी, उत्तर से ये पूरब की तरफ बह रही है, ये उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ ये प्रवाहित हो रही है। और ये अपना जल एड्रियाटिक सागर में गिरा रही है। पो नदी जो है अपना जल एड्रियाटिक सागर में गिरा रही है। ये इटली की सबसे लंबी नदी है पो नदी, ये इटली की सबसे लंबी नदी है। और ये जो पो नदी है, इसकी जो सहायक नदियां हैं, इनकी बहुत सारी सहायक नदियां हैं, इनसे निर्मित जो मैदान है वो बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र हैं। जैसे हमारे यहाँ गंगा यमुना का दोआब है, उसी तरह ये इटली की जो पो नदी है उसकी जो सहायक नदियां हैं और उनके द्वारा बनाए गए जो मैदान हैं वो बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र हैं इटली के। इसलिए इटली का
जो सबसे ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्र है वो पो नदी तंत्र का ही है। ये देखिए दक्षिण पश्चिम में ये इटली के उत्तर पश्चिम से निकलकर ये पूरब दक्षिण की तरफ प्रवाहित हो रही है। ये अपना जल एड्रियाटिक सागर में गिरा रही है। फिर हम देखेंगे इटली की एक नदी टाइबर नदी, ये देखिए ये है टाइबर नदी, ये भूमध्य सागर में अपना जल गिरा रही है। इसे आप टिहेरियन सागर में भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ वेटिकन सिटी के नीचे ये टिहेरियन सागर ही है। तो ये वेटिकन सिटी से होते इसके किनारे वेटिकन सिटी, या आप कह सकते हैं कि इटली की राजधानी जो रोम है ये टाइबर नदी के किनारे है, और रोम शहर में ही है वेटिकन सिटी। मैंने आपको बताया था कि ये दुनिया का सबसे छोटा देश है, और इटली यूरोप में ऐसे कई छोटे छोटे देश हैं, 5-6 छोटे छोटे देश हैं जिनको मैंने कवर करा दिया है इसके पिछले वीडियो में, जिसमें मैंने यूरोप का पॉलिटिकल कवर किया था मैप। 2 वीडियोस उसके अवेलेबल हैं, आप मेरे प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो 2 नदियां हमने इटली में देखा, और एक नदी हम देखेंगे स्विट्ज़रलैंड में। तो आइए देखते हैं, क्योंकि हमने पहले पश्चिम से पूर्व और फिर पूर्व से पश्चिम का क्रम रखा था। तो यहाँ एक देखेंगे नदियाँ, एक नदी देखेंगे स्विट्ज़रलैंड की नदी। देखिए ये नदी, ये तो अपना जल बाल्टिक सागर में गिरा रही है, और ये बहुत बड़ी, सॉरी बाल्टिक सागर में नहीं, नॉर्थ सागर में, यानी उत्तरी सागर में अपना जल गिरा रही है। यहाँ ये है नॉर्थ सागर। तो यहाँ से देखते हैं हम स्विट्ज़रलैंड की ये एक बहुत ही मुख्य नदी को, ये है नॉर्थ सी। तो देखिए ये है स्विट्ज़रलैंड। देखिए स्विट्ज़रलैंड और ये फ्रांस जो है, इसकी सीमा पर एक पर्वत है, ये है इसकी सीमा, ये स्विट्ज़रलैंड। ये थोड़ा सा ये निकला हुआ है फ्रांस की तरफ, और ये जो निकला हुआ भाग है, यहाँ एक झील है जिसका नाम है जेनेवा झील। तो यहाँ एक पर्वत भी है, और फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड की सीमा पर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए उस पर्वत का नाम क्या है, क्योंकि इसके पहले वाली वीडियो में उसे हमने कवर कर दिया है। तो स्विट्ज़रलैंड का यहाँ एक आल्प्स पर्वत है, ये आल्प्स पर्वत से ये निकलती है राइन नदी, बहुत ही मुख्य नदी है। देखिए ये किन किन देशों से होकर जा रही है। तो राइन नदी ये आल्प्स पर्वत से निकलकर यहाँ पहले, यहाँ है आल्प्स पर्वत, यहाँ से निकलकर यहाँ सबसे पहले लिचेस्टीन की तरफ जाती है। ये छोटा सा देश स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रिया की सीमा पर है, छोटा सा देश लिचेस्टीन। तो देखिए आप यूरोप का पॉलिटिकल मैप का वाला वीडियो आप ज़रूर देखिए, क्योंकि ये छोटे छोटे जो देश हैं वो जब आप उस मैप को कवर करेंगे तभी आपको समझ में आएंगे, क्योंकि 5-6 छोटे छोटे देश हैं जो किसी 2 देशों या 3 देशों की सीमा पर फंसे हुए हैं। तो इसलिए उसको देखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कन्फ्यूज़न बना रहेगा। तो देखिए ये स्विट्ज़रलैंड के आल्प्स पर्वत से ये निकलती है राइन नदी, और राइन नदी ये स्विट्ज़रलैंड से निकल के सबसे पहले लिचेस्टीन में प्रवेश करती है। ये लिचेस्टीन से होकर ये ऑस्ट्रिया, तो यहीं पे आपने देख लिया ये 3 देशों में, 3 देश, पहले देश यानी कि स्विट्ज़रलैंड से निकलती है लिचेस्टीन, और यहीं पे है ये पूरा ऑस्ट्रिया, क्योंकि ऑस्ट्रिया और स्विट्ज़रलैंड के सीमा पर ही है लिचेस्टीन। तो 3 देश आप यहीं देख लिए राइन नदी के लिए। पहला स्विट्ज़रलैंड से निकलती है लिचेस्टीन और ऑस्ट्रिया होते हुए, देखिए ये ऑस्ट्रिया होते हुए, और ये है जर्मनी। तो ये जर्मनी और फ्रांस की सीमा होते हुए, सीमा पर बहते हुए ये राइन नदी, और देखिए यहाँ है नीदरलैंड, नीदरलैंड में प्रवेश करती है, और यहाँ अपना जल गिराती है उत्तरी महासागर में। और यही है एक बंदरगाह इसी नदी के किनारे, रोटरडम बंदरगाह, जो यूरोप का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है। यूरोप का सबसे व्यस्ततम कोई बंदरगाह है तो वो है रोटरडम। देखिए यहाँ इसी राइन नदी के किनारे। तो राइन नदी को हमने देखा, ये स्विट्ज़रलैंड के आल्प्स पर्वत से निकलकर ये लिचेस्टीन और ऑस्ट्रिया होते हुए ये जर्मनी में प्रवेश करती है, और जर्मनी और फ्रांस की सीमा पर बहते हुए ये नीदरलैंड होते हुए अपना जल नॉर्थ सागर में गिराती है, उत्तरी सागर में गिराती है। और यहाँ इसी नदी के किनारे यहाँ एक बंदरगाह है रोटरडम बंदरगाह। तो इस तरह यूरोप में हमने जितने भी नदियाँ थी उसको हमने कवर किया, और बहुत ही सीक्वेंस में कवर किया। मैंने आपको बताया था, मैंने क्रम रखा था, पहले पूरब पश्चिम से पूर्व की तरफ, फिर यहाँ पश्चिम से पूर्व की तरफ हमने क्रम रखा था इसका।
ये पश्चिम से पूर्व की तरफ, और फिर हमने एक बार टर्न लिया था पूरब से पश्चिम की तरफ। तो इस तरह इसी सीक्वेंस में मैंने सारी नदियों को कवर किया है। एक नदी हमने यहाँ थेम्स नदी को देखा था उत्तर में, जो यूके में है, और बाकी ये पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व और पूर्व से पश्चिम की नदियाँ हैं। तो ऐसे ही सीक्वेंस में आप इन नदियों को याद कीजिए। मुश्किल से ये 20 से 25 नदियाँ हैं जो आपको हमेशा याद रखने हैं, और ऐसे सीक्वेंस में आप भी इसे याद करेंगे और पढ़ेंगे तो आपको ये ज़रूर याद होगा। तो ऐसे ही मेरे सभी वीडियोज़ को देखने के लिए चंपारण स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। धन्यवाद।